नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों, हम आज पढ़ेंगे राजस्थान व भारत के भूगोल से संबंधित रीट में 2 यूनिट है, इकाई 8 और इकाई 9, जिसमें से हम जो है वो आज प्रारंभ करने वाले हैं इकाई 9 को। भारत का भौतिक स्वरूप, भारत का भौतिक स्वरूप। इस इकाई को प्रारंभ करने से पहले हमें भारत के बारे में जो बेसिक नॉलेज है, जो उसके मैप से संबंधित, आकार प्रकार और उसके विभिन्न भागों से संबंधित, उनसे संबंधित हम अगर सामान्य सोच रखते हैं तभी हम जाकर इस भौतिक इकाई या भौतिक स्वरूप को समझ पाएंगे। इसीलिए हम शुरुआत करते हैं बेस से। तो बेस जो है उसके अंतर्गत हम भारत और संबंधित उसके राज्य, उसके आसपास संबंधित पड़ोसी देश, उसकी सीमाएं आदि के बारे में आज सामान्य चर्चा करने वाले हैं। उसके नाम से संबंधित कुछ चर्चा करने वाले हैं। उसके बाद में हम इस टॉपिक को शुरू करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम शुरू करते हैं भारत का सामान्य परिचय। भारत का सामान्य परिचय जो राजस्थान से संबंधित रीट इकाई के लिए सिलेबस रहेगा, उसके जो वीडियो हैं वो आपको हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और दूसरा जो भारत से संबंधित वीडियो है वो आपको रीट वाले ऑप्शन कॉलम में दिखाई देंगे। तो भारत का जो सामान्य परिचय है उससे संबंधित हम पहले सामान्य बात कर लेते हैं इसके नाम पर। तो भारत जो है इसके से संबंधित कुछ नाम प्रचलित हैं, तो हम सबसे पहले उनसे चर्चा करते हुए और हमारे इस विषय को आगे बढ़ाएंगे। तो दोस्तों, जो भारत है, भारत के उत्तर पूर्व में फैला हुआ है हिमालय पर्वत और इसके दक्षिण में जो इसके पैर धोता है वो है हिंद महासागर। यहां हम एक प्रश्न का जिक्र कर रहे हैं जो पिछले वर्ष फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था कि भारतवर्ष की जो सीमाएं हैं वो कहां तक विस्तृत है। तो उत्तर में हिमालय से लेकर और दक्षिण में हिंद महासागर तक का क्षेत्र भारतवर्ष है। ये बात हमें कहां कही गई है? तो दोस्तों, ये बात हमें कही गई है विष्णु पुराण में। विष्णु पुराण में कहा गया है कि उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में हिंद महासागर तक का क्षेत्र संपूर्ण भारतवर्ष कहलाता है और यहाँ की संतति यानी संतानें भारतीय है। ये बात विष्णु पुराण में कही गई है। दूसरा, पुराण से संबंधित एक और प्रश्न करते हैं जो है अग्नि पुराण से संबंधित। चाहे तो हम इसमें वर्णन अग्नि पुराण का दें या हम दोस्तों ये कहें कि भारत के संदर्भ में अगर भौगोलिक रूप से भी ये प्रश्न पूछा जाए कि भारत जो है वो किस द्वीप पर स्थित है, किस द्वीप पर स्थित है, तो जो अग्नि पुराण में कहा गया है वो ही, तो भारत जो है वो जम्बू द्वीप पर स्थित है। जम्बू द्वीप पर स्थित है, अर्थात अग्नि पुराण में भी भारत को जम्बू द्वीप कहा गया है। तो अग्नि पुराण में भारत को जम्बू द्वीप कहा गया है। कौटिल्य ने भी अपने अर्थशास्त्र में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए कहा है कि मैंने चंद्रगुप्त मौर्य को उसकी सहायता कर जम्बू द्वीप का सम्राट बनाया। अर्थात भारत के लिए जम्बू द्वीप शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। फिर इससे संबंधित कुछ अन्य नाम हैं जिनका मैं यहां जिक्र कर लेता हूं। जैसे सामान्य रूप से पूछा जाता है हिंदुस्तान, हम इसके लिए नाम लेते हैं इंडिया, या हम इसके लिए भारत या इंडिया, ये दोनों नाम
और वैदिक सभ्यता के अंतर्गत जो आर्यावर्त है, ब्रह्म ऋषि देश है, मैं उनका यहां जिक्र इसके बाद करूंगा। अगर हम बात करें कि हिंदुस्तान जो शब्द है ये देने वाले भारत को जो लोग थे वो कौन थे? ईरानी। ईरानी जो है वो सै का उच्चारण है करते थे, इसीलिए उन्होंने सिंधु पार का जो क्षेत्र है इसे हिंदू कहा और हिंदुओं के रहने का स्थान जो है वो हिंदुस्तान कहलाया। तो हिंदुस्तान जो है ये शब्द देने वाले कौन है भारत के लिए? ईरानी है। उसके बाद में शब्द आता है इंडिया। इंडिया जो है वो भारत को देन है यूनानियों की। यूनानियों ने भारत को क्या नाम दिया है? इंडिया नाम दिया था। यूनानी जो है वो सिंधु नदी जो है इसे इंडस नाम से पुकारते थे, इंडस। और इंडस नदी का जो क्षेत्र है वो कहलाया इंडिया। तो इस प्रकार इंडिया नाम देने वाले जो लोग हैं वो है यूनानी। तीसरा जो नाम है भारत अथवा इंडिया, ये दोनों नाम बराबर अर्थ में भारत, दैट इज इंडिया, ये दोनों नाम बराबर अर्थ में लिए गए हैं हमारे संविधान में। तो भारतीय संविधान में भारत के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया गया है? तो इंडिया व भारत दोनों ही शब्द प्रयुक्त किए गए हैं। इसके बाद में जो इसके लिए यूज होने वाले कुछ अन्य नाम है, जैसे आर्यावर्त है, ब्रह्म ऋषि देश है, ब्रह्माव्रत है, सप्त ऋषि देश है, तो वो उसके बारे में मैं यहां जिक्र कर देता हूं। तो अगर हम बात करें यहां कि जो कुछ अन्य शब्दावली है, जैसे ब्रह्म ऋषि देश, सप्त सैंधव प्रदेश, ब्रह्माव्रत, आर्याव्रत। तो इनके बाद में अगर अपने चर्चा करें तो चर्चा कुछ यूं रहेगी कि वैदिक काल में, या हम कहें कि वैदिक काल से पूर्व भी इस क्षेत्र के अंदर जो लोग सर्वप्रथम निवास करने लगे वो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे इसी क्षेत्र के अंदर वास करने लगे, सिंधु और उसके तंत्र के आसपास। सिंधु सभ्यता के पतन के बाद में इसी क्षेत्र के अंदर सर्वप्रथम वैदिक सभ्यता का जो उदय है वो माना जाता है। ये उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। और दूसरा कि इसका जो संबंध है वो हम फारस, ईरान, मध्य एशिया से भी मानते हैं। जैसे मैक्स मुलर ने कहा है कि सभ्यता के लोग जो है वो मध्य एशिया से आए थे। उस आधार पर प्रारंभ में जो सिंधु और उसकी उसके सहायक नदियों का जो क्षेत्र है ये क्षेत्र कहलाता है सप्त सैंधव प्रदेश। ये क्षेत्र कहलाता है सप्त सैंधव प्रदेश, जो प्रारंभिक क्षेत्र है। पंडित गंगानाथ झा ने कहा है कि वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्यों का प्राथमिक या मूल जो स्थान है वो सप्त सैंधव प्रदेश ही बताया है। सप्त सैंधव प्रदेश वाला जो क्षेत्र, जब ये सभ्यता इस क्षेत्र से पूर्व की ओर बढ़ी, पूर्व की ओर, ये पंजाब क्षेत्र इस ओर बढ़ी, तो यह क्षेत्र कहलाया ब्रह्माव्रत। जब आर्य सभ्यता के लोग पूर्व की ओर बढ़े, पंजाब, हरियाणा जो वर्तमान ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र की ओर जब पूर्व की ओर बढ़े तब ये क्षेत्र क्या कहलाया? ब्रह्माव्रत कहलाया। अर्थात सप्त सैंधव प्रदेश और प्राथमिक आर्यों के बसने का जो स्थान है ब्रह्म ऋषि देश, इन दोनों में क्या है? आपस में समानताएं हैं। क्यों? सप्त सैंधव प्रदेश सिंधु नदी के किनारे का जो क्षेत्र है वो, और उसके बाद में जो वैदिक सभ्यता के प्रारंभिक लोग जहां बसे वो क्षेत्र कहलाया ब्रह्म ऋषि देश। यानी प्रारंभिक जो क्षेत्र है उसका उत्थान इनका कहां से हुआ? तो सप्त सैंधव प्रदेश से। जब इस सभ्यता के लोग पूर्व की ओर अपना प्रसार किया, पूर्व की ओर विस्तार किया, तब ये पूर्वी जो क्षेत्र है जो वर्तमान में अपने पंजाब हरियाणा का जो क्षेत्र है ये कहलाया ब्रह्माव्रत। और जब धीरे धीरे आर्यों ने संपूर्ण
उत्तरी क्षेत्र पर अधिकार कर लिया, तब ये संपूर्ण उत्तरी क्षेत्र कहलाया आर्यावर्त। आर्यावर्त कहलाया। तो इसके नाम से संबंधित जो सामान्य है शब्दावलियां हैं उनके बारे में आपको जिक्र किया। अब इसके बाद में हम भौगोलिक रूप से जो इसका सामान्य परिचय है, भौगोलिक परिचय, अब हम इस पर बात करते हैं। तो अगर हम भौगोलिक परिचय की बात करें तो भौगोलिक परिचय के अंतर्गत आप देखिए कि सबसे पहले हम बात करते हैं भारतीय क्षेत्र की विश्व से तुलना। हम बात करते हैं भारतीय क्षेत्र की विश्व से तुलना। अब यहां भारत को अगर आप समझना चाहते हैं तो हमें इसे सर्वप्रथम थोड़ा विश्व संदर्भ में समझना होगा। यह हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी को दो समान भागों से बांटने वाली जो मध्य रेखा है इसे हम कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है इसे ही कहा जाता है भूमध्य रेखा, इसे ही कहा जाता है विषुवत रेखा, ये एक ही रेखा के अन्य नाम है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा कह लें, चाहे भूमध्य रेखा कह लें, चाहे विषुवत रेखा कह लें। इसी तरह पृथ्वी को पूर्वी व पश्चिमी दो समान भागों में बांटने वाली जो रेखा है वो कहलाती है 0 डिग्री देशांतर रेखा। 0 डिग्री देशांतर रेखा। इसी 0 डिग्री देशांतर रेखा को हम कह देते हैं ग्रीनविच रेखा। ग्रीनविच रेखा। अगर हम इस दृष्टि से बात करें विश्व संदर्भ में तो भारत जो है वो इस अक्षांश रेखा से स्थित है उत्तर में। अक्षांश रेखा से स्थित है उत्तर में। और अगर हम देशांतर रेखा की बात करें तो देशांतर रेखा के स्थित है पूर्व में। यानी 0 डिग्री देशांतर रेखा से यह स्थान पूर्व में है और 0 डिग्री अक्षांश रेखा से यह स्थान उत्तर में है। इसीलिए भारत विश्व संदर्भ में कहां स्थित है तो विश्व संदर्भ में स्थित है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो ये विश्व संदर्भ में भारत की स्थिति है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। अगर हम इसी स्थिति की बात करें एशिया महाद्वीप के संदर्भ में, एशिया महाद्वीप के संदर्भ में बात करें तो एशिया महाद्वीप के भारत जो है वो दक्षिण दिशा में है, दक्षिण की ओर है। तो एशिया महाद्वीप की दिशा होगी इसकी दक्षिण दिशा। तो दक्षिण दिशा में है एशिया महाद्वीप के संदर्भ में। अब अगर हम आकार के आधार पर इसकी तुलना करते हैं तो आकार के आधार पर अगर हम तुलना करें तो विश्व के अंदर भारत का स्थान है 7वां स्थान। भारत का स्थान है 7वां। और अगर हम यहां बात करें कि क्षेत्रफल कितना है इसका तो क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। या हम यहाँ वर्ग स्क्वायर कर ले चाहे या किलोमीटर स्क्वायर कर ले। अब देखो दोस्तों कि जो क्षेत्रफल के आधार पर हमारा स्थान कौन सा है 7वां स्थान है वर्तमान में। तो विश्व के अंदर जो प्रारंभिक देश हैं उनके बारे में भी आपको सामान्य जो जानकारी होनी चाहिए। जैसे विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो देश है वो कौन सा है रूस। नंबर 2 पर आता है कनाडा। नंबर 3 पर आता है चाइना। नंबर 4 पर आता है अमेरिका। चार पर आता है अमेरिका। एक, दो, तीन, चार, 5
5 नंबर पे आता है ब्राजील, जो दक्षिण अमेरिका का एक देश है, विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जिससे क्या है कि भूमध्य और मकर रेखा दोनों रेखाएं गुजरती हैं। इसके बाद आता है 6 नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, और 7वें नंबर है हमारे प्यारे भारत का। तो विश्व में, क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी के कुछ टॉपिक हैं वो भी हमारे सिलेबस में हैं, इसीलिए हमें उस दृष्टि से भी पता होना चाहिए और एक सामान्य जानकारी के तौर पर भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि जो आगे वाले टॉपिक हैं उनका ये बेस है। बेस, इस आधार पर अगर आपका बेस मजबूत होगा तो वो टॉपिक को भी वो आपको बहुत ज्यादा अच्छे रूप से समझ में आएंगे। तो सबसे पहले सबसे 1 नंबर पे आता है रूस, फिर कनाडा, फिर चाइना, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। इसके लिए याद रखने के लिए आप एक सामान्य सा सूत्र है वो ध्यान में रखें। रुक जा चीन, अब आया भारत। रुक जा चीन, अब आया भारत। तो इससे भी आप याद रख सकते हैं, सबसे पहले रूस, फिर कनाडा, उसके बाद चाइना, उसके बाद अमेरिका, ब्राजील और फिर उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया और फिर भारत। तो इस तरह आप इनसे बना सकते हैं। ये हमारे 7 क्रमबद्ध देश हैं। अगर हम इन देशों के हिसाब से बात करें तो विश्व में हमारा स्थान कौन सा है? 7वां स्थान है। दूसरी बात हम करते हैं जनसंख्या की दृष्टि से। जनसंख्या की दृष्टि से, तो जनसंख्या की दृष्टि से अगर हम बात करें तो लगभग भारत के अंदर वर्तमान दृष्टि से बात करें तो लगभग 133 या 134 करोड़ के करीब जनसंख्या है, और 2011 की जनगणना के आधार पर बात करें तो लगभग 121 करोड़। तो इस आधार पर अगर हम देखें तो भारत का विश्व में सेकंड स्थान है, दूसरा स्थान है। तो प्रथम स्थान किसका है? तो यहां प्रथम जो स्थान है वो है चाइना का। प्रथम स्थान है चाइना का। इस मामले में भारत जो है वो लगातार विकासशील से विकसित होने जा रहा है। ठीक है, घर की खेती है। तो जनसंख्या की दृष्टि से बात करें अपने तो अपना दूसरा स्थान है, लगभग जनगणना के अकॉर्डिंग 121 करोड़ और वर्तमान अकॉर्डिंग जो है 133 करोड़। वर्तमान 2021 में फिर से जनगणना होने जा रही है। कितना प्रतिशत अगर विश्व की बात करें हम, विश्व का लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? तो अगर हम जनसंख्या की बात करें तो लगभग विश्व का 17.5%, 17.5% जनसंख्या जो है वो भारत में निवास करती है। जबकि विश्व के कुल क्षेत्रफल का यहाँ कितना प्रतिशत है? तो विश्व के अगर क्षेत्रफल की बात करें तो हमें थोड़ी सी लज्जा जरूर आएगी कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.41% क्षेत्र ही भारत में है। तो धन्य है भारत के लोग, 2.41% क्षेत्र में इतनी बड़ी विश्व की जनसंख्या मिलजुल कर आपस में रहती है। तो ये एक सामान्य जानकारी। उसके बाद में हम बात करें इसके अक्षांशीय, देशांतरीय विस्तार और उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम दूरी आदि पर। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं विस्तार पर। अगर हम विस्तार की बात करें तो भारत जो है उससे संबंधित एक बहुत ही चर्चित प्रश्न है जो लगभग पूछा जाता है। मैं उस पर एक बात करता हूं कि प्रश्न आता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल देश, भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल देश कितने हैं? शामिल देश हैं। तो कितने देश उपमहाद्वीप में शामिल हैं? अब बात आती है कि उपमहाद्वीप क्या भला है, क्या होता है उपमहाद्वीप? तो देखिए,
ऐसी भौगोलिक इकाई जो भौतिक कारणों से स्वयं को अलग प्रदर्शित करती हो उसे उपमहाद्वीप कहा जाता है। जैसे आप देखो कि भारत के उत्तर पूर्व में है हिमालय, जो इसको शेष विश्व से क्या कर रहा है अलग, और उसके दक्षिण पूर्व और पश्चिम की तरफ क्या है हिंद महासागर, जो उसको एक अलग भौतिक स्वरूप प्रदान कर रहा है। इसी कारण इस क्षेत्र को भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में अगर हम बात करें कि देश कितने शामिल हैं, तो देश है शामिल 5। भारतीय उपमहाद्वीप में 5 देश शामिल हैं। कौन कौन से ये 5 देश हैं, तो उनसे संबंधित हमें थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। तो मैं देश का नाम लिख देता हूं। एक तो है स्वयं भारत, दूसरा पाकिस्तान, नंबर 3 नेपाल, नंबर 4 भूटान, और नंबर 5 पर आता है भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार। ये 5 देश ऐसे हैं जो भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल देश 5। अब हम यहां बात करते हैं इसके अलावा कि भारत का अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार, फिर हम बात करेंगे इसके देशांतरीय विस्तार पर। देखिए, अक्षांशीय आधार पर हमने अभी देखा था कि भारत जो है वो विश्व संदर्भ में अक्षांश रेखा के उत्तर में स्थित है। यहां ये हमने लगभग भारत जो है यहां उसको देखा था। तो अक्षांश रेखा से उत्तर में इस 0 डिग्री से उत्तर की ओर बढ़ेंगे 1 डिग्री अक्षांश, 2, 3, 4 और कहां तक, लगभग 90 डिग्री तक। 90 डिग्री जो है यहां आता है महासागर, आर्कटिक महासागर, या इसी को हम कह देते हैं उत्तरी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव, आर्कटिक महासागर को क्या कहा जाता है, उत्तरी ध्रुव कहा जाता है। 90 डिग्री उत्तर की तरफ है तो ये अक्षांश होगा उत्तरी अक्षांश। अगर हम 0 डिग्री रेखा से दक्षिण की ओर जाते हैं तो 1 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 2 डिग्री, 3 डिग्री, इस तरह चलता जाएगा। कितने डिग्री तक, 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। यहां स्थित है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका, अंटार्कटिका एक महाद्वीप भी है और एक महासागर भी है, इसलिए यह दोनों ही श्रेणियों में आता है। जैसे रूस एशिया में भी है और यूरोप में भी है, विश्व का एकमात्र ऐसा देश जो 2 महाद्वीपों में फैला है, रूस। उसी तरह अंटार्कटिका महाद्वीप भी है और महासागर भी है। ये दक्षिणी ध्रुव कहलाता है, इसे कहते हैं दक्षिणी ध्रुव। तो अगर हम बात करें अक्षांशीय दृष्टि से, तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो किस दिशा से प्रारंभ होगा, दक्षिण दिशा से। हम उत्तर की ओर बढ़ेंगे, कम से अधिक की ओर। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार प्रारंभ होता है मुख्य भूमिका 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। एग्जाम में क्या होता है कि कई बार वो क्या करता है कि हमें आंकड़े तो देखा सेम ही, जैसे 8 डिग्री 4 मिनट दे दिया, यहां दे देता है दक्षिण अक्षांश, उसके बाद वही सेम 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो हमें देखने को लग रहा है कि 8 डिग्री 4 मिनट 37 6 बिल्कुल सही बात है। हमें बात इस पर गौर करनी है कि 8 डिग्री 4 मिनट के आगे भी उत्तरी शब्द आया है और 37 डिग्री 6 मिनट के आगे भी उत्तरी शब्द आया है। तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि भारत का जो संपूर्ण क्षेत्र है वो उत्तरी अक्षांश में स्थित है। भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर जाएंगे
तो इस तरह यहाँ दक्षिण में 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर उत्तर में 37 डिग्री 6 मिनट तक हमारा अक्षांशीय फैलाव है। अगर कुल की बात करें यहाँ की कुल कितना है अक्षांशीय विस्तार, तो कुल आप ज्यादा वाले में से कम वाला माइनस कर लो तो कुल आ जाएगा। तो लगभग कुल जो है वो है 29 डिग्री 2 मिनट, 29 डिग्री 2 मिनट कुल विस्तार आ गया। अब इसी तरह अगर हम बात करें देशांतरीय विस्तार की, सॉरी अक्षांशीय विस्तार में एक बात और बताने भूल गया मैं कि भारत के ये जो द्वीप है जो इस तरह बंगाल की खाड़ी में है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यानी मैं यहां बता देता हूं इसको, इस तरह बंगाल की खाड़ी में है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और इधर जो है अरब सागर में वो है लक्षद्वीप समूह है। अगर हम बंगाल की खाड़ी के इन द्वीपों की बात करें तो यहां भारत की मुख्य भूमि से पहले ही हमारा अक्षांशीय विस्तार प्रारंभ हो जाता है बेसिक रूप से। तो अगर द्वीपों सहित पूछे कि कुल कहां से प्रारंभ होता है, तो यहां से प्रारंभ होता है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से, और कहां से, निकोबार से हमारा अक्षांशीय विस्तार प्रारंभ हो जाता है। और मुख्य भूमि में अगर हम बात करें तो कितना, 8 डिग्री 4 मिनट से प्रारंभ होता है, यानी हमारे जो द्वीप हैं वो 2 डिग्री अक्षांश पूर्व ही प्रारंभ हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम बात करें देशांतरीय विस्तार की, तो देशांतरीय विस्तार है भारत का 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। अब इसको हम इस दृष्टि से देखें तो हमने बात की थी कि 0 डिग्री जो रेखा है देशांतर वो भारत को पूर्व और पश्चिम दो समान देशांतरों में बांटती है। इस तरफ के जो देशांतर हैं वो कहलाते हैं पश्चिमी देशांतर, और इस तरफ के देशांतर कहलाते हैं पूर्वी देशांतर जो पूर्व की तरफ है। अब भारत जो है इस देशांतर रेखा के पूर्व में स्थित है, इसीलिए इसके जो देशांतर हैं वो पूर्व की ओर से बढ़ेंगे। तो भारत का जो पश्चिम भाग है ये वाला, यहां से हमारा देशांतरीय विस्तार प्रारंभ होता है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक। ये चीजें आपको कहां काम आएंगी, जैसे कई सोच रहे होंगे कि रीट के अंदर पहला टॉपिक भौतिक प्रदेश है और प्रारंभ हमें बेस से करवा रहे हैं, तो देखो कई बार ऐसा प्रश्न आ जाता है, जैसे भारत के 4 कोणे दे दें आपको, जैसे उत्तरी बिंदु, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी, और सामने आपको दें देशांतर और अक्षांश, और अब कहें कि सुमेलित करो, जैसे हमें सर्करिक दे दिया या गोरमोता दे दिया स्थान गुजरात का, तो अब यहां हमें पता नहीं कि क्या प्रारंभ हो रहा है, देशांतर कहां से प्रारंभ हो रहा है, अक्षांश कहां से शुरू हो रहा है। अगर हमें पता होगा तो ही हम ये प्रश्न सही कर पाएंगे। इसीलिए हमें इसके बारे में बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि हमारा जो अक्षांशीय विस्तार है वह भारत के दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ता है, और देशांतरीय विस्तार जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ता है। इस दृष्टि से अब हम बात करते हैं इसके फैलाव की। तो नेक्स्ट विस्तार के अंतर्गत हम पढ़ते हैं भारत के जो बिंदु हैं, जो विस्तार के कहां तक इसका फैलाव है, उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी फैलाव, तो हम उस पर बात करते हैं। दोस्तों भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है वो कहलाता है इंदिरा कोल। ये अगर हम बात करें तो वर्तमान भारत की मुख्य भूमि में नहीं है। इंदिरा कोल जो है ये पीओके क्षेत्र में है, ये इस तरह का जो क्षेत्र है ये वाला क्षेत्र है पीओके,
जिसके बारे में हम आए दिन कोई ना कोई खबर सुनते हैं। सुनिए क्या है ये। देखिए, हमारी स्वतंत्रता के बाद में वर्ष 1948 में इस जम्मू कश्मीर क्षेत्र में अकबर खां के नेतृत्व में कबायली आक्रमण हुआ, जिसमें कबायलियों के साथ साथ जो वहां कबीले के लोग थे उनके साथ साथ पाकिस्तानी सेना के भी लोग थे, और इस क्षेत्र के ऊपर उन्होंने कर लिया कब्जा। तब भारत के जो गवर्नर जनरल थे, भारत के प्रथम स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, वो इस मुद्दे को लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ गए, वहां इस मुद्दे को उठाया। संयुक्त राष्ट्र संघ ने दोनों देशों के ऊपर तटस्थ रहने की पाबंदी लगा दी। अब इस क्षेत्र पर उन्होंने कब्जा उस समय कर लिया था, तब से लेकर ये आज तक यहीं पर बैठे हुए हैं बिन बुलाए मेहमान। तो ये जो क्षेत्र है पीओके, पाक ऑब्जर्वर कश्मीर, या इसे कहते हैं पाक अधिकृत कश्मीर। इस पाक अधिकृत कश्मीर जो है, इसमें भारत का कितना क्षेत्र शामिल है? तो दोस्तों इसके अंदर हमारा क्षेत्र है 78,114 वर्ग किलोमीटर। 78,114 वर्ग किलोमीटर। कहने का तात्पर्य है कि लगभग जैसलमेर जिले से भी लगभग 2.5 गुना, तो कोई कम नहीं है क्षेत्र। बहुत बड़े भारतीय क्षेत्र पर जो है इन्होंने कब्जा कर रखा है। और ये जो वर्तमान में अब हमने एक काल्पनिक सीमा बना ली है इसके साथ, ये काल्पनिक जो सीमा है इसको हम दोस्तों कहते हैं LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण रेखा। जब भी आप कभी अखबार में पढ़ते हैं तो उसमें आता है कि आज नियंत्रण रेखा पर गोलीबारी की गई, है ना, तो वो नियंत्रण रेखा कौन सी है? ये LOC है, नियंत्रण रेखा। दूसरी इसी क्षेत्र से संबंधित एक बात और करें तो ये वाला जो क्षेत्र है जम्मू कश्मीर का, जो ये वाला, इस क्षेत्र पर भी क्या है कि 1948 में पाकिस्तान ने अधिकार कर लिया था, परंतु यह क्षेत्र वर्ष 1963 में पाकिस्तान ने दे दिया चाइना को। और चाइना के पास जो भारतीय क्षेत्र है, अब इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं अक्साई चीन, इसे कहते हैं अक्साई। और इस अक्साई चीन और भारत के बीच में जो कृत्रिम एक सीमा बन गई है, अक्साई चीन और भारत के बीच में ये जो एक कृत्रिम सीमा बन गई है, इस सीमा को हम कहते हैं LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो ये जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC, ये है भारत और चाइना के मध्य। जबकि हम बात करें LOC की तो वो है भारत और पाकिस्तान के मध्य। तो हमने उत्तरी बिंदु की बात की कि इंदिरा कोल, तो उत्तरी बिंदु जो है मुख्य भूमि हमारा तो जम्मू कश्मीर इतना ही रह गया, बाकी जो उनके आसपास है, इसलिए इंदिरा कोल जो है वो कहां पर है? पीओके क्षेत्र में है। पर अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं आया, तो ये भारतीय क्षेत्र ही कहा जाएगा। तो इंदिरा कोल जो है वो सबसे उत्तरी बिंदु है। अगर हम राज्य की बात करें तो राज्य है जम्मू कश्मीर के अंदर। और वर्तमान में आपको पता है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इनको दोनों अलग अलग, लेह लद्दाख, इनको दोनों अलग अलग क्या बना दिया है? केंद्र शासित प्रदेश जो है वो बना दिया गया है। अगर हम बात करें यहाँ भारत के दक्षिणी बिंदु की, तो मुख्य भूमि का जो दक्षिणी बिंदु है वो है दोस्तों कैंप कमोरिन। या कन्याकुमारी, कैंप कमोरिन या कन्याकुमारी, तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। तो कैंप कमोरिन या कन्याकुमारी ये भारत का दक्षिणी बिंदु है। शब्द क्या याद रखें साथ में कि ये दक्षिणी बिंदु है। अब एक प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु, दक्षिणतम बिंदु यानी जिससे दक्षिणी और भारत में कोई स्थलीय आकृति नहीं। तो दक्षिणतम बिंदु की अगर हम बात करें तो दक्षिणतम बिंदु आप देखिए यहां पर कि इस तरह ये हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के द्वीप फैले हैं और मुख्य भूमि से नीचे यहां निकोबार में यहां पर हमारा बिंदु है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट जो है वो कहां पर है? निकोबार में। उत्तरी भाग को अंडमान और दक्षिणी को निकोबार कहते हैं। और कौन कौन से? मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लघु अंडमान, ये भी है, ये अपने करेंगे जब भौतिक प्रदेश में हम
तटीय मैदान और द्वीप समूह करेंगे वहां पर। यहाँ इतनी बात सुन लीजिए कि इंदिरा पॉइंट जो है वो भारत का दक्षिणतम बिंदु है और ये कहां स्थित है? निकोबार में स्थित है। इसे ही हम पार्सन्स पॉइंट, इसे ही हम पिग्मेलियन पॉइंट और इसे ही दोस्तों हम लाचेन पॉइंट भी कहते हैं। ये सभी जो नाम हैं वो सारे के सारे नाम किसके हैं? इस इंदिरा पॉइंट के ही नाम है, पार्सन्स पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट या लाचेन पॉइंट। तो हमने उत्तरी और दक्षिणी बिंदु की बात करी कि उत्तरी बिंदु है हमारा इंदिरा कोल, दक्षिणी बिंदु है हमारा कैंप कमोरिन, कन्याकुमारी, तमिलनाडु। अगर दक्षिणतम पूछे तो हमारे फिर इस बंगाल की खाड़ी में स्थित जो हमारे तटीय प्रदेश हैं, द्वीपीय प्रदेश, वहां स्थित है इंदिरा पॉइंट। अगर हम यहाँ पूर्वी बिंदु की बात करें तो भारत का जो पूर्वी बिंदु है वो पूर्वी बिंदु है यहाँ पर स्थित सबसे छोटा बिंदु है किबिथु। अगर हम इससे अधिक थोड़े बड़े क्षेत्र की बात करें तो वो है क्षेत्र बालांगू। और अगर हम बालांगू से बड़े बात करें जिले की तो जिला है तवांग। और हम बात करें राज्य की तो राज्य है अरुणाचल प्रदेश। तो अगर आप याद रखना चाहें इतना ही, बालांगू अरुणाचल प्रदेश, तो भी काम चल जाएगा, हमारा पूर्वी गांव है ये। अगर उससे भी छोटा बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट की बात करें कि किबिथु, उसके बाद अगर उससे थोड़ा बड़ा क्षेत्र देखें तो बालांगू एरिया, तवांग जिला, अरुणाचल प्रदेश, ये हमारा ये भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। इसके बाद में अगर हम बात करें सबसे पश्चिमी बिंदु की भारत की, तो सबसे पश्चिमी बिंदु भारत का है गोरमोता, या कई जगह इसको लिखा होता है गोहर माता। ये स्थित है गुजरात में, ये स्थित है गुजरात में। तो ये भारत का है सबसे पश्चिमी बिंदु, सबसे पश्चिमी बिंदु। और यहां इस तरह ये फैलिए यहां कर्क रेखा। और उससे संबंधित जो बात है वो हम दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और जो आपकी बेसिक जानकारी है वो उससे संबंधित जो कुछ रह गया बात करते हुए, और नेक्स्ट हम शुरुआत करेंगे भौतिक प्रदेश की। जय हिंद, जय भारत।